सोचिए एक ऐसा नेशनल पार्क जो किसी कठोर जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि असलियत है। एक ऐसा जंगल जहां जमीन हिलती है और जानवर उस तैरती हुई जमीन पर चलने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। और मतलब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अजूबा दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम JS71 क्लासेस द्वारा प्रस्तुत जी के मास्टर सीरीज दस्तावेज का एक बहुत ही गंभीर और व्यवस्थित विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य आज इस अपलोड की गई PDF सामग्री पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, और हम अपनी तरफ से कोई बाहरी जानकारी नहीं जोड़ेंगे। इस दस्तावेज में दिए गए महत्वपूर्ण दिवस, नेशनल पार्क, शास्त्रीय नृत्य और भारत तथा विश्व के प्रथम तथ्यों को हम बिल्कुल उसी क्रम में कवर करेंगे ताकि श्रोताओं को मूल दस्तावेज का एक सटीक और शैक्षिक सारांश मिल सके। सही कहा। देखिए, अक्सर हम सामान्य ज्ञान को सिर्फ रटने वाली चीज मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इस सामग्री को ध्यान से देखें तो ये एक वैचारिक मानचित्र की तरह है। ये महज रैंडम तथ्य नहीं है, बल्कि ये समझने का एक ढांचा है कि मानव सभ्यता ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्तर पर कैसे प्रगति की है। एकदम सही। तो चलिए इस दस्तावेज के पहले सेगमेंट से शुरू करते हैं, जो कि है महत्वपूर्ण दिवस, यानी इंपॉर्टेंट डेज, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हाँ, इस सूची में शुरुआत के महीने काफी अहम हैं। बिल्कुल। जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जब हमारा संविधान लागू हुआ। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो रमन प्रभाव की खोज के लिए है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। मैं ये सोच रहा था कि क्या इन तिथियों के क्रम को केवल छुट्टियों के रूप में देखने के बजाय हम इसे मानव समाज की प्राथमिकताओं का एक कालक्रम मान सकते हैं? मतलब युवा विकास, फिर शासन प्रणाली, फिर विज्ञान और अंततः पृथ्वी का संरक्षण। हाँ, ये नजरिया बिल्कुल सटीक है। अगर हम सिर्फ रखने के बजाय इस पैटर्न को समझें तो दस्तावेज का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे अगर हम मई से अगस्त की तरफ बढ़ें, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, प्रकृति संरक्षण के लिए। बिल्कुल। फिर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, जो जनसंख्या को लेकर जागरूकता पैदा करता है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ब्रिटिश शासन से आज़ादी। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, जो मेजर ध्यानचंद की जयंती है। अच्छा, तो ये क्रम लगातार एक व्यापक जागरूकता का निर्माण कर रहा है। हाँ, और अगर आप सितंबर से दिसंबर के हिस्से को देखें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, डॉक्टर S राधाकृष्णन की जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी अहिंसा दिवस। फिर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, जो हमारी नौसेना की उपलब्धियों का जश्न है। यानी अगर हम इस चैन का विश्लेषण करें तो दस्तावेज व्यक्तिगत स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर, मतलब एड्स दिवस और शिक्षक दिवस से लेकर राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक पर्यावरण तक एक बहुत ही व्यापक जागरूकता का निर्माण कर रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ दिन नहीं है, ये ग्लोबल फोकस की शिफ्ट होने का सबूत है। सही कहा आपने। अब समय और इतिहास के इन महत्वपूर्ण दिनों को समझने के बाद दस्तावेज सीधे भारत के भौतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की ओर बढ़ता है। यानी हमारे राष्ट्रीय उद्यानों की तरफ। जी, और यहाँ उत्तर और कुछ विशिष्ट उद्यानों से शुरुआत की गई है। सबसे पहले उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। बहुत ऐतिहासिक जगह है। फिर लद्दाख का हिमिस नेशनल पार्क आता है। दस्तावेज के अनुसार ये सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है और भारत की स्नो लेपर्ड कैपिटल है। और फिर वही जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, मणिपुर का केबुल लामजाओ। हाँ, लोकतक झील पर स्थित। बिल्कुल, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, जो संगाई हिरण का घर है। ये किसी स्थिर भूभाग के बजाय एक जीवित और सांस लेते हुए तैरते द्वीप की तरह लगता है। ये पर्यावरण के अनुकूलन का एक असाधारण उदाहरण है। एकदम सही। और अगर हम मध्य और पश्चिम भारत की तरफ देखें तो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है। ये पूरे एशिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर है। अरे वहाँ पूरे एशिया में सिर्फ वहीं? जी हाँ। इसके बाद राजस्थान का रणथंभौर है, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए मशहूर है। और मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा तो शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है ना? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा उद्यान है और एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है। और दिलचस्प तथ्य ये है कि यही जंगल
रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की प्रेरणा था। क्या बात है। और दस्तावेज में पूर्व और दक्षिण भारत के उद्यानों का भी जिक्र है, जैसे असम का काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, और केरला का पेरियार नेशनल पार्क जो हाथियों और कार्डामम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियों के लिए मशहूर है। इन उद्यानों का जो ये भौगोलिक वितरण है, ये भारत की चरम जैव विविधता को बहुत गंभीरता से दर्शाता है। हाँ, मतलब लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर पश्चिम बंगाल के नदी डेल्टा और उन मैंग्रोव वनों तक, ये एक बहुत ही विस्तृत स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल। प्राकृतिक धरोहरों के इस विश्लेषण के बाद हमारी चर्चा क्रमानुसार भारत की सांस्कृतिक धरोहर पर आती है। दस्तावेज का अगला हिस्सा क्षेत्रीय शास्त्रीय नृत्यों पर है। ये हिस्सा भी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हाँ, उत्तर और पूर्व के नृत्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कथक है, जहां तेज लयबद्ध पैरों की गति के माध्यम से कहानी सुनाई जाती है। असम का सत्रिया है, जिसे संत शंकरदेव ने वैष्णव मठों में निर्मित किया था 15वीं सदी के आसपास। जी। फिर उड़ीसा का ओडिसी नृत्य है, जो भगवान विष्णु की भक्ति और बेहद सुंदर मुद्राओं पर आधारित है। और मणिपुर का मणिपुरी नृत्य, जिसमें वैष्णव विषय होते हैं और बहुत ही सौम्य गोलाकार गतियां होती हैं। इस दस्तावेज को पढ़ते हुए मेरा एक सवाल था। इन पूर्वी और उत्तरी नृत्यों का गहरा संबंध भक्ति से दिखाया गया है। क्या हम इन नृत्यों को एक तरह का भौतिक साहित्य या मतलब फिजिकल लिटरेचर मान सकते हैं, जहां शरीर ही शब्द बन जाता है? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। प्राचीन काल में जब लिखित ज्ञान हर किसी तक नहीं पहुंच पाता था, तब ये नृत्य ही ग्रंथ थे। अगर हम दक्षिण भारत के नृत्यों को देखें तो ये और स्पष्ट होता है। वो कैसे? जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम। दस्तावेज इसे सबसे पुराना नृत्य बताता है, जिसकी उत्पत्ति मंदिरों में हुई, और इसमें बेहद जटिल पैरों की गति होती है। फिर केरल का कथकली है, जो एक कथा नाटक है। कथकली में तो बहुत विस्तृत मुखौटे और भारी मेकअप इस्तेमाल होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसका कारण ये है कि ये खुले में रात के समय दियों की रोशनी में किया जाता था, तो दूर तक भाव पहुंचाने के लिए वे मुखौटे और रंग जरूरी थे। अच्छा, ये तो बहुत ही तार्किक कारण है। जी। और केरल का ही एक और नृत्य है मोहिनीअट्टम। ये एक सुंदर स्त्री नृत्य है, जिसे एन्चेंट्रेस यानी जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य नाटक है जिसमें भाषण और माइम यानी मूक अभिनय दोनों का संयोजन होता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे दक्षिण भारतीय नृत्य मंदिर के अनुष्ठानों से विकसित होकर जटिल नाट्य प्रस्तुतियों में बदल गए। ये कहानी कहने के विकास को दर्शाता है। बिल्कुल, ये कला का विकास है। अब सांस्कृतिक धरोहर के बाद हम दस्तावेज के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो उन अग्रदूतों या पायनियर्स पर केंद्रित है जिन्होंने मानव इतिहास में नई उपलब्धियां हासिल की, यानी भारत और विश्व में प्रथम। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर हम भारत में पुरुषों की बात करें तो दस्तावेज में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जो 1984 में गए, और हाल ही की उपलब्धि एथलेटिक्स में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में यह हासिल किया। और भारत में महिलाओं के प्रथम की सूची भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जी बताइए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला जो 1997 में अंतरिक्ष में गई थीं। इसके बाद दस्तावेज विश्व स्तर पर खोजकर्ताओं और अंतरिक्ष उपलब्धियों को सूचीबद्ध करता है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। बिल्कुल। चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति रूस के यूरी गागरिन, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ये जो अंतरिक्ष और अन्वेषण के मील के पत्थर हैं, ये मानवीय प्रयासों के सर्वोच्च शिखर की तरह लगते हैं, भौतिक रूप से एवरेस्ट पर और तकनीकी रूप से चंद्रमा पर। एकदम सही। और अगर हम विश्व के राष्ट्रों और नेताओं के संदर्भ में देखें तो दस्तावेज बताता है कि संविधान बनाने वाला प्रथम देश यूएसए था। यह एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। हाँ, और पुस्तक छापने और सिविल सेवा शुरू करने वाला प्रथम देश चीन था। सिविल सेवा वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये असल में योग्यता आधारित व्यवस्था की शुरुआत थी। बिल्कुल।
इसके अलावा प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासचिव ट्रिग्वे ली थे और किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनाइके थीं। तो ये दस्तावेज इतिहास के इन अहम माइलस्टोन्स को बहुत अच्छे से दर्ज करता है। अब इस ज्ञान का परीक्षण करने के लिए पीडीएफ के अंत में एक मेगा क्विज दिया गया है जिसे रैपिड फायर लेवल कहा गया है। हाँ, ये इस सत्र का एक सटीक सारांश प्रस्तुत करता है। चलिए इसे क्रमानुसार देखते हैं। पहला सवाल था, भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका उत्तर है केबुल लामजाओ। सही। दूसरा सवाल था, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, जिसका उत्तर है भरतनाट्यम। तीसरा सवाल, अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला, उत्तर है कल्पना चावला। चौथा, 28 फरवरी किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और पांचवा सवाल, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका उत्तर गुजरात है। ये जो क्विज है, शैक्षिक दृष्टिकोण से ये स्वमूल्यांकन कितना जरूरी है? यह अत्यंत आवश्यक है। जब हम तथ्यों को पढ़ते हैं तो वह हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं, लेकिन क्विज हल करने से हम एक्टिव रिकॉल करते हैं, जिससे यह ज्ञान स्थायी स्मृति या लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। तो आज हमने क्रमानुसार महत्वपूर्ण दिवसों, भारत के प्राकृतिक उद्यानों, सांस्कृतिक नृत्यों और ऐतिहासिक प्रथम उपलब्धियों का एक अत्यंत गंभीर और शैक्षिक विश्लेषण किया। हाँ, दस्तावेज में दी गई हर जानकारी अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। बिल्कुल। अब श्रोताओं के विचार के लिए एक अंतिम बिंदु छोड़ना चाहूंगा। इस दस्तावेज ने मानव इतिहास के महान प्रथम कार्यों को सहेजा है, चीन में पहली किताब छपने से लेकर चंद्रमा तक पहुंचने तक। यह सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे वर्तमान युग के कौन से नए प्रथम मील के पत्थर आने वाले समय में इसी तरह के सामान्य ज्ञान के दस्तावेजों का हिस्सा बनेंगे। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।